अस्सलाम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पाना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक है, तो ये क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 10 किंगडम एनिमेलिया का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में से। ठीक है, तो अगर हम बात करें वर्ड आर्थ्रोपोडा की, जो वर्ड है आर्थ्रो, ठीक है, इसका मतलब होता है ज्वाइंटेड। क्लियर। अच्छा, और इसके अलावा जो वर्ड है पोडा, पोडा वर्ड का मतलब होता है लेग्स। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी लेग्स ज्वाइंटेड होते हैं वो इस फाइलम में आएंगी। ठीक है, ज्वाइंटेड लेग वाले एनिमल्स इस फाइलम में आते हैं। ठीक है, तो मोस्टली इसके अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? इंसेक्ट्स। ठीक है, इंसेक्ट्स को ये रिप्रेजेंट करता है ये वाला फाइलम। तो ये हशरात का ग्रुप है। ठीक है, तो हम बात करते हैं अब इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की। जनरल करेक्टरिस्टिक्स, तो इसके अगर जनरल करेक्टर्स को यहाँ पे डिस्कस करें तो इसके जनरल करेक्टर्स में सबसे पहले आती है इसकी डाइवर्सिटी। ठीक है, डाइवर्सिटी, तो ये बहुत डाइवर्स ग्रुप है। ठीक है ना, वो जानदार जो ज़मीन पे पाए जाते हैं उनका जो 50% हिस्सा है ना, या 50% से थोड़ा ज़्यादा हिस्सा है, वो इंसेक्ट्स कैरी करते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो 40% दूसरे इंडिविजुअल्स होंगे, बाकी 50% से ज़्यादा जो है वो क्या है? इंसेक्ट्स हैं। ठीक है ना, तो ये ज़मीन का 50% से ज़्यादा जो हिस्सा है वो कैरी किए हुए हैं हमारे पास। ठीक है ना, तो अगर हम बात करें कुछ बुक्स के अंदर ये 65% तक भी ये परसेंटेज को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें इनके हैबिटेट की, तो ये एवरी टाइप के हैबिटेट में आपको देखने को मिलेंगे। दे कैन बी सीन इन एवरी टाइप ऑफ द हैबिटेट, यू कैन सी इट। ठीक है ना, हर जगह ये मोस्ट कॉमन होते हैं पूरी दुनिया में इंसेक्ट्स जो हैं। ठीक है ना, क्लियर। अच्छा, इसमें ना जो इनका हैबिटेट होगा वो हमारे पास लैंड भी हो सकती है। ठीक है, वाटर हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा वाटर में जो है ये फ्रेश वाटर भी हो सकता है और हैबिटेट इनका, और इसके अलावा ये मेरीन वाटर में भी रह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसका हैबिटेट इवन के एयर भी हो सकता है और ये एयर में फ्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसकी वजह से हम देख सकते हैं कि ये हर जगह ही पाए जा रहे हैं, पानी में, हवा में, ज़मीन में। ठीक है, तो इनका हैबिटेट जो है ये बहुत जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, इसका हैबिटेट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा फैले हुए हैं, काफ़ी डाइवर्स ग्रुप है। ठीक है, अगर हम इनकी बात करें कि इनके अंदर किस तरह की जो है वो इनके एनाटॉमी है, तो उसको अगर हम देखें तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है कि इनकी जो बॉडी है वो 3 तरह की ब्लास्टोडर्म से मिलके बनी होती है। 3 टाइप ऑफ द ब्लास्टोडर्म। वन इज एक्टोडर्म, सेकंड वन इज मीजोडर्म, एंड एट द एंड इज एंडोडर्म। ठीक है, तो इनकी बॉडी क्या होती है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें 3 तरह की ब्लास्टोडर्म्स पाई जाती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि इनके अंदर एक तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक वाली बात हमने कर ली है। ठीक है, उसके बाद है कि इनके अंदर जो है वो सीलोमेट जो है वो पाई जाएगी। ठीक है, ये सीलोमेट होते हैं, इनके अंदर सीलोम पाई जाती है। ठीक है, तो सीलोमेट्स होते हैं। सीलोमेट्स का मतलब क्या है कि इनके अंदर बॉडी कैविटी होती है। ठीक है, लेकिन जो बॉडी कैविटी होती है वो रिड्यूस्ड होती है। दे पोसेस रिड्यूस्ड बॉडी कैविटी। रिड्यूस्ड बॉडी कैविटी को क्या कहा जाता है? हेमोसील। ठीक है, इनके अंदर क्या होती है? हेमोसील होती है। क्लियर, हेमोसील होती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये ना मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता रही हूँ, इसके बाद हम जो इसके डिटेल डिस्कशन सीलोमेट्स की, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये सारी अभी हम करते हैं इसकी डिटेल डिस्कशन के हीमोसील क्या होता है, इसको हीमोसील कहाँ क्यों गया है। ठीक है ना, मैं अभी इसी लेक्चर में इसको कवर कर दूंगी। अगर बात करें इनके अंदर सिमिट्री की, तो इनके अंदर पाई जाती है बाईलेटरल सिमिट्री। बाईलेटरल सिमिट्री देखने को मिलती है। बायलेटरल सिमिट्री ऐसी सिमिट्री है जिसमें बॉडी को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है जस्ट अलोंग वन प्लेन ऑफ डिवीजन। देखो ये इंसेक्ट है। ठीक है, तो इसकी बॉडी को
जस्ट अगर वन प्लेन ऑफ डिवीजन के अलोंग दो इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है, तो ऐसे केस को हम कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री वो होती है जिसमें बॉडी को एक से ज़्यादा प्लेन ऑफ डिवीजन से, अगर इसको यहाँ से भी इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ से भी, तो ये होना था रेडियल केस। लेकिन अब ये एक ही प्लेन ऑफ डिवीजन के अलोंग इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है, दैट इज़ वाई इस वन प्लेन ऑफ डिवीजन के केस को हम बाइलेटरल सिमेट्री का केस कहते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं कुछ निमोनिक्स की इसमें। यहाँ पे कुछ निमोनिक्स देखते हैं इसके। ठीक है, तो इस निमोनिक्स में आते हैं हमारे पास, मैं आपको बताती हूँ, BSc चैप्टर डेन एग्जॉर्ट कोर्स। ठीक है, ये निमोनिक्स याद कर लो, इसके साथ ही आप पूरा जो है फाइलम आर्थ्रोपोडा का टॉपिक कवर कर लोगे। ठीक है ना, BSc चैप्टर डेन एग्जॉर्ट कोर्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट निमोनिक्स है। तो अगर हम बात करें BS जो है ये रिप्रेजेंट करता है बॉडी सेगमेंटेशन को। इनकी बॉडी जो है वो सेगमेंटेड होती है, यहाँ पे एस भी लिखना है। बॉडी क्या होगी, सेगमेंटेड बॉडी होगी इनके अंदर। इसका मतलब क्या है बॉडी सेगमेंटेड का, इसका मतलब है कि बॉडी जो है वो सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड करेगी। ठीक है ना, हर सेगमेंट जो होगा वो होगा इस बॉडी का, और ये सेगमेंट जो है वो डिस्टिंग्विश करता है इसके अंदर, हेड के अंदर। दिस सेगमेंट इज डिस्टिंग्विश्ड इन हेड, देन एब्डोमेन। ठीक है, एट द एंड इज एनस, और इसमें क्या होगा, एक पोर्शन होगा जिसको आप कहेंगे थोरेक्स। ठीक है, तो ये जो है बॉडी की सेगमेंटेशन हुई होगी। ठीक है, बॉडी इज सेगमेंटेड। ठीक है, सेगमेंटेशन आप देखोगे इनके अंदर, क्लियर। और इसके अलावा क्या है कि इनके अंदर ना एक अगर हम एग्जांपल देखें तो ये सेंटीपीड्स जो होते हैं उनकी बॉडी अगर आप देखो तो उसके अंदर भी सेगमेंटेशन होती है, जिस तरह के वॉर्म्स की बॉडी में आपको देखने को मिलती है। ठीक है ना, वॉर्म लाइक सेंटीपीड के अंदर ये सेगमेंटेशन देखने को मिलती है। क्यों, अच्छा, उसके अलावा ना इनके अंदर ये भी सिमिलैरिटी है हमारे पास लास्ट ग्रुप जो हमने पढ़ा था वॉर्म्स का, उसके साथ कि ये जो है सेंटीपीड जो कि आर्थ्रोपोड है, और वॉर्म के दरमियान में ये जो है वो हम देख वॉर्म जो कि एक एनालिडा है। ठीक है ना, एनालिडा जो है वो थोड़ा प्रीवियस ग्रुप है आर्थ्रोपोडा से, थोड़ा बैकवर्ड है एज कम्पेयर टू आर्थ्रोपोडा, तो वॉर्म उसका ग्रुप उसका मेंबर है। ठीक है ना, तो सेंटीपीड आर्थ्रोपोडा और वॉर्म एनालिडा, इनके दरमियान में एक और जो है वो सिमिलैरिटी है कि दोनों के अंदर जो इनका एक्सोस्केलेटन है उसके ऊपर क्या होती है, क्यूटिकल होती है इनके पास, और इसके एक्सोस्केलेटन जो है वो मिलके बना होता है काइटिन से। ठीक है ना, इन दोनों के अंदर ये सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा क्या होता है, वो कहता है कि इसके जो सेगमेंट होते हैं ना वो एक दूसरे से अटैच होते हैं। किस तरह अटैच होते हैं, क्यूटिकल से। देखो ये सेगमेंट्स के दरमियान में क्या पाई जाएगी, क्यूटिकल की लेयर पाई जाएगी। ठीक है, जिसके जरिए ये सेगमेंट एक दूसरे के साथ क्या होंगे, अटैच होंगे इन क्यूटिकल से। ये क्यूटिकल की लेयर जरा थिन होती है, पतली होती है, और फ्लेक्सिबल होती है काफ़ी, है ना। ठीक है, और इनके दरमियान में जो ज्वाइंट्स पाए जाएंगे, इन क्यूटिकल की लेयर के दरमियान में ज्वाइंट्स, ज्वाइंटेड होगी क्यूटिकल की लेयर। ठीक है, और ये क्यूटिकल जो होती है स्पेशलाइज्ड फंक्शन के लिए होती है। ठीक है, क्लियर। तो BS का मतलब क्या है, बॉडी क्या है, सेगमेंटेड है, बॉडी सेगमेंट से मिलकर बनी होती है। ये सेगमेंट डिस्टिंग्विश करते हैं हेड के अंदर, थोरक्स, एब्डोमेन, एनस के अंदर। ठीक है ना, तो ये हर सेगमेंट के अपना फंक्शन होगा। ठीक है, और होता क्या है कि इनके अंदर मैंने कहा सेगमेंटेशन जस्ट लाइक इस तरह होती है जिस तरह एनालिडा के अंदर होती थी। वॉर्म एनालिडा का मेंबर है, तो सेंटीपीड अगर हम आर्थ्रोपोड देखें और एनालिडा का मेंबर जो वॉर्म देखें तो इसके अंदर काफ़ी सिमिलैरिटी है। इनकी बॉडी के ऊपर क्यूटिकल मिलके लगी होती है। ठीक है ना, सेगमेंट्स के दरमियान में जो चीज सेगमेंट्स को जोड़ रही है वो क्यूटिकल जोड़ रही है, और इनकी बॉडी के ऊपर जो एक्सोस्केलेटन पाया जाता है वो काइटिन से मिलकर बना होता है। दोनों का केस एक ही है। ठीक है,
इसीलिए कहते हैं कि ये जो है ये कहाँ से निकले हैं, ये ओरिजिनेट हुए हैं फ्रॉम एनालिडा यानी कि वर्म से, ठीक है ना। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास आर्थ्रोपोड है ये जो है ये निकले हैं, ये कहाँ, ये जो है वो हमारे पास निकले हैं कहाँ से, एनालिडा के ग्रुप से, ठीक है, क्योंकि दोनों का कॉमन ओरिजिन है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा क्या है कि सेकंड हम देखते हैं, बीएस की बात होगी, अब सेकंड है सी। सी किसको करती है रिप्रेजेंट, काइटनस बॉडी, ठीक है। तो काइटनस जो इनके अंदर क्या होती है हमें पता है, आर्थ्रोपोड्स के अंदर काइटनस क्यूटिकल होती है। आर्थ्रोपोड्स पोसेस काइटनस तो लिख दिया मैंने, आर्थ्रोपोड पोसेस काइटनस क्यूटिकल, ठीक है। और ये क्यूटिकल कहाँ से आई, दिस क्यूटिकल इज सिक्रिएटेड बाय एपिडर्मस, इसको एपिडर्मस ने सिक्रिएट किया था, ठीक है। दिस arthropoda possess chitinous cuticle on its surface which is secreted by the epidermis, ठीक है। अच्छा, ये बीएससी की बात होगी, अब नेक्स्ट सी की हम बात करते हैं। अगर हम बीएससी की बात होगी, अब नेक्स्ट सी की बात करते हैं। ये सी क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है सीलोम को, ठीक है। तो इनके अंदर रिड्यूस्ड सीलोम होती है, ये बात मैंने पहले ही की थी। रिड्यूस्ड सीलोम को हम क्या कहते हैं, हेमोसील का नाम देते हैं, ठीक है बेटा। तो रिड्यूस्ड सीलोम होती है इनके अंदर, इनकी सीलोम जो होती है ना उसके पास फ्लूइड लाइक ब्लड, फ्लूइड होता है जस्ट लाइक ब्लड, ठीक है ना, ब्लड की तरह का इनके पास फ्लूइड होता है। तो ये जो ब्लड होता है इसके पास कोई भी किस्म का, सॉरी ये फ्लूइड होता है, इसके पास किसी भी किस्म की पिगमेंटेशन नहीं होती है, ठीक है। दे आर विदाउट एनी काइंड ऑफ द पिगमेंट्स, दे आर नॉन पिगमेंटेड, ठीक है। और ये जो ब्लड होता है इसको हेमोलिम्फ का नाम देते हैं। दिस फ्लूइड इज कॉल्ड एज दी हेमो लिम्फ। कहना तो क्या बात की मैंने, सीलोम है, सीलोम जो होती है वो ट्रू नहीं होती, रिड्यूस सीलोम होती है, इसको हम हेमोसील का नाम देते हैं। इस हेमोसील के अंदर कुछ फ्लूइड होता है, फ्लूइड विदाउट किसी पिगमेंट के होगा, ठीक है, इसके अंदर किसी भी किस्म के पिगमेंट नहीं होंगे, दैट्स वाई इट इज कलरलेस, और इस कलरलेस फ्लूइड को हम कहते हैं हेमोलिम्फ, ठीक है। तो होता क्या है कि ब्लड की तरह ये भी ब्लड की तरह ही का ही होता है, ये फ्लूइड जो होता है ये इसके ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में मूव करता है। दिस फ्लूइड मूव इन इट्स ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका मतलब इसका सर्कुलेटरी सिस्टम आप देख सकते हो ओपन है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लूइड नहीं मूव करेगा बल्कि बाहर ओपनली मूव करेगा, इसीलिए हम कहते हैं इसको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। इस ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की वजह से इसको हम नाम देते हैं हेमोसील का। इसको क्या नाम दिया जाता है, हेमोसील, यानी कि यही मैं इसको ही रिप्रेजेंट कर देती हूँ, इस ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की वजह से इस सीलोम को हेमोसील का नाम दे दिया जाता है, क्लियर। और ये हेमोसील खुद ही ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के साथ कम्युनिकेट कर देती है, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, अब हमने इसकी भी बात कर ली है, ठीक है, जो सी से सीलोम है, ठीक है ना, इसकी भी बात हो गई है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एच की। एच से क्या था, एच से हमारे पास हेमोसील था, तो सी एच दोनों की ही बात हो गई। अब हम बात करते हैं डी की। डी रिप्रेजेंट करता है डाइजेस्टिव सिस्टम को। अगर हम इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इनका काफ़ी वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, काफ़ी अच्छा और वेल डेवलप्ड एडवांस होता है एज कम्पेयर टू दी प्रीवियस ग्रुप एनालिडा, ठीक है। एनालिडा के मुकाबले में इनके अंदर काफ़ी अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में एक, क्योंकि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो हमें पता है इनकी बॉडी जो होती है इसके इसमें जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में दो तरह की नालियाँ होंगी, एक से खुराक ली जाएगी और एक से खुराक बाहर निकाली जाएगी। जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं उनमें जस्ट एक ही नाली होती है जिससे खुराक ली जाती है और उसी से ही बॉडी से बाहर अनडाइजेस्टेड फूड को निकाल दिया जाता है, लेकिन इसमें दो नालियां हैं। तो स्टार्टिंग में जो नाली होगी, ठीक है, उसको हम नाम देंगे माउथ का, ओपनिंग जो होगी, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद ये चल रही है इसकी एलिमेंट्री कनाल,
वो कहता है कि इसकी एलिमेंट्री कनाल जो है वो उसकी 2 ओपनिंग है, ठीक है। जो इसके जो गट है इसकी 2 ओपनिंग है, एक है माउथ और एंड पे जहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकाल दिया जाना है उसको हम नाम देते हैं एनस का, ठीक है। माउथ और एनस, ठीक है। माउथ और एनस का इसको नाम दे दिया जाता है। तो इसको डिफरेंट पार्ट्स में जो है डिवाइड किया जाता है और हर पार्ट अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। और जो फूड ये खाते हैं वो छोटे छोटे प्लांट्स और एनिमल्स होंगे, मतलब कि बहुत बड़े बड़े फूड नहीं खाएंगे क्योंकि तो खुद ये स्मॉल हैं, छोटे हैं, ठीक है ना, इसीलिए ये स्मॉल एनिमल्स के ऊपर फीड करते हैं। तो इसकी माउथ में, माउथ का अगर हम पार्ट्स की बात करें तो माउथ में क्या होता है, इसके फोरगट, ठीक है। माउथ आ जाता है फोरगट में, ठीक है। और उसमें माउथ के साथ साथ फोरगट में क्या आएगा, क्रॉप, इसके अलावा गिजर्ड जहाँ पे ग्राइंडिंग की जाएगी, ठीक है। क्रॉप में फूड को टेम्पोरेटली स्टोर किया जाता है, गिजर्ड में ग्राइंडिंग की जाती है। उसके बाद माउथ के बाद जो सेकंड पोर्शन है वो है हमारे पास मिड गट इसका। तो मिड गट में डाइजेस्टिव इंजाइम वगैरह रिलीज किए जाते हैं और डाइजेस्टेड फूड की अब्जॉर्प्शन करवाई जाती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एट द एंड इज हाइंड गट। तो हाइंड गट में क्या किया जाता है, हाइंड गट में आता है इलियम, कोलन और रेक्टम, ये हाइंड गट का पार्ट है, ठीक है। तो हाँ, इसके अंदर इसके बाद इलियम, कोलन और रेक्टम के अलावा कुछ ट्यूब्स पाई जाती हैं, मालफीजियन ट्यूब्स। तो मैं अभी जब इसको एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिस्क्राइब करूंगी तो मैं मालफीजियन ट्यूब्स का भी बताऊंगी कि इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम भी मौजूद है, ठीक है। मालफीजियन ट्यूब भी इसके डाइजेस्टिव सिस्टम का ही हिस्सा है जिसने एक्सक्रीशन करवानी है अनडाइजेस्टेड उसकी हमारे पास नाइट्रोजीनियस वेस्ट की, ठीक है ना। तो उसके एट द एंड इसके हाइंड गट में एनस आ जाती है, ठीक है, क्लियर। तो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम एक वेल डेवलप्ड, आप देख सकते हो, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो डी की भी बात होगी, अब हम बात करते हैं ई की, ई फॉर एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो अगर हम बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम की, ठीक है ना, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम इनका एसोसिएट होता है इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ। तो मैंने पहले भी जब डाइजेस्टिव सिस्टम में हाइंड गट पढ़ाया था तो इलियम, कोलम और रेक्टम जो कि हाइंड गट का हिस्सा था, उसके बाद आती थी मालफीजियन ट्यूब्स जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का हिस्सा है, ठीक है ना। इसका मतलब इनके डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एसोसिएट है एक्सक्रीटरी सिस्टम में, ठीक है ना। तो या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम एसोसिएट है इनका डाइजेस्टिव सिस्टम से, ठीक है ना। ये दोनों वर्क करते हैं टुगेदर, ठीक है। अब होता क्या है कि जो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किस तरह है एसोसिएट। तो मैंने पहले बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट जो हाइंड गट है उसमें इलियम, कोलन और रेक्टम के बाद जो चीज आती है वो है मालफीजियन ट्यूब्स, ठीक है। तो मालफीजियन ट्यूब का काम क्या है, इन्होंने एक्सक्रीटरी सिस्टम का भी पार्ट है, इन्होंने एक्सक्रीशन करवानी है नाइट्रोजीनियस वेस्ट की। दीज मालफीजियन ट्यूब्स आर इन्वॉल्व इन द एक्सक्रीशन ऑफ द नाइट्रोजीनियस वेस्ट, ठीक है। तो ये वेस्ट को कहते हैं एक्सक्रीटा सॉलिड, ठीक है। इसको एक्सक्रीटा सॉलिड का नाम देते हैं, जो कि हमारे पास जो ये एक्सक्रीटा सॉलिड है ये एक किस्म का वेस्ट ही है जिन्होंने एक्सक्रिएट होना है फीसिस के साथ, ठीक है ना। तो ये जो ये वेस्ट है जो एक्सक्रिएट होगा अलोंग विद फीसिस, क्योंकि ये फीसिस वहाँ पे मौजूद थी हाइंड गट में, और ये जो मालफीजियन ट्यूब है इसने भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट को वहाँ पे क्या करवा दिया, वहाँ पे जो है वो प्रोड्यूस करवाया नाइट्रोजीनियस वेस्ट को, जो कि फीसिस और नाइट्रोजीनियस वेस्ट दोनों मिक्स हो गई, क्योंकि फीसिस ने भी तो मालफीजियन ट्यूब से गुजर के ही एनस के पास जाना है ना। देखो ये इलियम है, ठीक है, ये है इलियम, ये है कोलन और ये क्या है, रेक्टम, ठीक है। उसके बाद आ गई यहाँ पे मालफीजियन ट्यूब्स। मालफीजियन ट्यूब्स के बाद थर्ड चीज था क्या, एनस, जहां पे अनडाइजेस्टेड फूड ने स्टोर होना है, और सॉरी रेक्टम। मालफीजियन ट्यूब के बाद ये क्या है हमारे पास, रेक्टम, जहां पे अनडाइजेस्टेड फूड है टेम्पोरेरी स्टोर होना है, और फिर यहाँ से एक ओपनिंग है एनस जिसके जरिए फूड को बाहर जो है वो भेज देना है। तो यहाँ पे इलियम, कोलन
और रेक्टम में आई खुराक, और मालफीजियन ट्यूब्स ने साइड से नाइट्रोजीनियस वेस्ट को कलेक्ट किया, और जो ये खुराक यहाँ से गुजरेगी तो नाइट्रोजीनियस वेस्ट यहाँ पे जो मौजूद है इस खुराक के साथ मिक्स होंगे एक्सक्रीटा सॉलिड की फॉर्म में, और इस रेक्टम में नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्लस जो अनडाइजेस्टेड फूड थी, ठीक है ना, जो खुराक साइड वाली कैपिलरीज अब्जॉर्ब नहीं कर पाई थी, वो अनडाइजेस्टेड फूड आ गया रेक्टम में, और रेक्टम में से एनस के जरिए बाहर निकाल दिया जाना है। ठीक है, तो इस तरह ये प्रोसेस चलता है। तो इनका वेस्ट प्लस नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्लस फीसिस जो थे वो अलॉन्ग विद फीसिस बॉडी से बाहर निकलते हैं, बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करवाई जाती हैं। अब N4 है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, तो अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसमें पेयर ऑफ गैंग्लिया मौजूद होता है। ठीक है, पेयर ऑफ गैंग्लिया, ठीक है, तो आप देख सकते हो इस तरह पेयर ऑफ गैंग्लिया होगा, और हर पेयर में से गैंग्लिया में से नर्व अराइज होती है। ठीक है, पेयर ऑफ गैंग्लिया होगा, और इस गैंग्लिया में से क्या होंगी, ये गैंग्लिया का पेयर है, पेयर ऑफ गैंग्लिया, और इसमें से क्या अराइज हो रही हैं, नर्व अराइज हो रही हैं। गैंग्लिया जो होते हैं ना, एक्सोन, गैंग्लिया के एक्सोन आपस में मिल के ना ये नर्व्स बनाते हैं। ठीक है, वो कहते हैं गैंग्लिया एक्सोन यूनाइटेड टू फॉर्म नर्व्स। ठीक है, वो नर्व्स बना रहे हैं, गैंग्लिया के एक्सोन आपस में इकट्ठे होके आपस में यूनाइट होके हर सेगमेंट में गैंग्लिया पाया जाएगा। ठीक है ना, वो कहते हैं हर सेगमेंट से ये गैंग्लिया गुजरेगा। ठीक है, ये क्या होता है, ये नर्व्स पूरी बॉडी में सेपरेट होती है। ठीक है, हर सेगमेंट में से ये गुजरेंगी, और इस पेयर्ड गैंग्लिया में से ये नर्व निकलती हैं और पूरी बॉडी में फैलती हैं, और ये नर्व ट्रांसफर करती है मैसेज को पूरी बॉडी को। ठीक है ना, तो इस नर्व ने क्या करना है, ट्रांसफरिंग करवानी है मैसेज की, ट्रांसफर मैसेज टू इंटायर बॉडी। ठीक है, इंटायर बॉडी को इसने मैसेज ट्रांसफर करना, और वहां से कलेक्ट भी करना है, और कलेक्ट पहले ट्रांसफर किया बॉडी को। ठीक है, और बाद में इस बॉडी से मैसेज कलेक्ट करके किसको दे दिया, ब्रेन को। तो इस नर्व का काम है। ठीक है, ताकि ब्रेन जो है वो ब्रेन जो है वो अपना फंक्शन स्पेसिफिक इसके मुताबिक परफॉर्म करे, अपना रिस्पॉन्स दे। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि इनके अंदर ब्रेन फॉर्मेशन हो जाती है, इनके अंदर सिंपल ब्रेन पाया जाता है। ठीक है, ब्रेन फॉर्मेशन यहाँ से ही स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा क्या होता है कि ये जो है वो हमारे पास जो पेयर्ड गैंग्लिया है ना, इसका जो नर्व कोड है वो क्या होता है, वो वेंट्रली होता है। देखो बॉडी के जो ऊपर वाली साइड होती है ना इंसेक्ट्स की, ठीक है, जहां से वो चल रहे होते हैं। ठीक है, देखो ये एक इंसेक्ट है, तो जो ऊपर वाली साइड है उसको हम क्या कह देंगे, डोर्सल साइड, नीचे वाली साइड को क्या कहेंगे, वेंट्रल साइड। तो इस वेंट्रल साइड से ही ये जो है वो नर्व कोड गुजर रही होती है ब्रेन की तरफ। ठीक है, तो वो कहता है वेंट्रल साइड से नर्व कोड गुजर के ब्रेन को मैसेज दे रही है, और ये पूरी बॉडी में फैले होते हैं सारे जो है हमारे पास इसके सेगमेंट्स जो बने होते हैं, हर सेगमेंट से ये नर्व कोड गुजर रही होती है। तो इनके अंदर सिंपल ब्रेन होता है। ठीक है ना, और सेंट्रल नर्व कोड होती है जो वेंट्रल होती है। ठीक है, तो उसके अलावा क्या है कि इनके अंदर ना रिसेप्टर्स भी कुछ होते हैं। तो रिसेप्टर्स बेसिकली है क्या, इनके अंदर कौन से होते हैं रिसेप्टर्स का, हमें पता है कि इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है सेंसिंग करना। तो रिसेप्टर्स इसके अंदर बेसिकली एक तो होंगी आईज, और दूसरे होंगे एंटीना। तो आईज का काम हमें पता है देखना, ठीक है, और एंटीना का काम यहाँ पे देखते हैं हम। तो एंटीना का काम क्या है, एंटीना एक तो सेंसिटिव है एयर मूवमेंट के लिए। ठीक है, एयर मूवमेंट के लिए सेंसिटिव होता है, उसको डिटेक्ट करता है, स्मेल को डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, उसके अलावा ये टच को कहीं हो एंटीना उसको डिटेक्ट कर लेगा, वाइब्रेशन को एंटीना डिटेक्ट कर सकता है, टेम्परेचर को डिटेक्ट कर सकता है, और इसके अलावा ह्यूमिडिटी को डिटेक्ट कर सकता है। तो एंटीना का भी बहुत ज़्यादा फंक्शन है। ठीक है ना, क्लियर। जो है इंसेक्ट्स उनकी रिसेप्शन बढ़ाते हैं, उनकी सेंसिंग बहुत ज़्यादा ये एंटीना इंक्रीज कर देता है। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं, हमने एन की भी बात करी नर्वस सिस्टम की, अब हम इस ई की बात करते हैं।
तो ई फॉर एक्सोस्केलेटन। तो अगर हम एक्सोस्केलेटन की बात करें तो इसका जो स्केलेटन होता है ना वो काफ़ी एक्सटर्नल होता है, ठीक है। तो ये किसकी फॉर्म में होता है? इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आउटर कवरिंग। ये आउटर कवरिंग की फॉर्म में होता है और इस एक्सटर्नली बॉडी के ऊपर देखने को मिलता है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ऊपर बॉडी के ऊपर देखने को मिलता है, ठीक है। और इनके जो स्केलेटन होता है ये मिलके बना होता है क्यूटिकल से। दिस स्केलेटन इज मेड अप ऑफ क्यूटिकल, ठीक है। और ये लाइट होता है वेट में, ताकि जो है वो इंसेक्ट की बॉडी के ऊपर वजन ना पड़े, वो चलने में इसको आसानी हो, ठीक है। क्लियर। अच्छा, उसके बाद क्या है कि इसके ना जो स्केलेटन है ना ये जो है वो इसके ऊपर कुछ रिजिज और वाल्स पाई जाती हैं इस तरह, ठीक है। रिजिज कुछ होती हैं, कुछ ऊपर उभरा हुआ हिस्सा वाला जिसको वाल्व कह रहे हैं, नीचे वाले हिस्से को रिजिज कह रहे हैं। तो उसके स्केलेटन में कुछ रिजिज और वाल्व पाई जाती हैं, जिसके साथ क्या होता है नीचे की तरफ यहाँ पे इसके साथ इस तरह मसल्स अटैच है, ठीक है ना। तो ये इसके साथ इस रिजिज और वाल्व के साथ क्या है, मसल्स अटैच होते हैं, ठीक है, स्केलेटन में। तो इसका काम क्या होता है? इसके साथ मसल्स की अटैचमेंट की वजह से स्केलेटन जो है वो एक्सोस्केलेटन स्विफ्टली इसको मूव करवा सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा वो कहता है कि जो एक्सोस्केलेटन है ये मोस्टली किससे मिलके बना होता है? एक तो क्यूटिकल से, एक चीफली ये काइटन से मिलके बना होता है। इसके अंदर काइटन भी होती है, ठीक है। तो ये क्या करवाता है? ये जो हेल्प करवाता है ताकि ये जो स्केलेटन की रिजिज और वाल्व्स हैं ताकि मसल्स को यहाँ पे अटैच करवाया जा सके और लोकोमोशन करवाई जा सके, ठीक है। क्लियर। अच्छा, उसके बाद क्या है कि लेग्स जो होती हैं ये आपस में ज्वाइंटेड होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं, जिसकी वजह से ये फास्टली मूव करते हैं, ठीक है। इनका एक्सोस्केलेटन काइटन से मिलके बना होता है, क्लियर। कभी कभार क्या होता है कि जो हमारे पास ये एक्सोस्केलेटन होता है ना, क्या होता है, काफी हार्ड। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो होता क्या है कि एक्सोस्केलेटन होता है ये हार्ड होता है, थिक होता है, और ये ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने नहीं देता एट ए टाइम। एट ए टाइम ये ज़रूरी भी है कि ये इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रहा है, मूवमेंट करवा रहा है, लेकिन दूसरी जगह पे ये थोड़ा नुकसानदेह है कि ये उसको ग्रो नहीं होने देता, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म अपने एक्सोस्केलेटन को एक प्रोसेस के जरिए उतार देते हैं, ठीक है ना। जो ये हमारे पास होते हैं ना आर्थ्रोपोड, जिसको एक प्रोसेस के जरिए उतारते हैं, जिसको हम कहते हैं एक्डाइसिस, ठीक है। एक्डाइसिस एक प्रोसेस है जिससे ये छुटकारा हासिल कर लेते हैं अपने एक्सोस्केलेटन से, ठीक है। और जो इंजाइम इस प्रोसेस में यूज होता है उसको हम कहते हैं एक्डाइसोन, ठीक है। एक्डाइसोन इंजाइम इस एक्डाइसिस के प्रोसेस में यूज होता है, क्लियर। समझ लगी है यहाँ तक, ठीक है। तो एक्सोस्केलेटन से ये एक्सो भी हमारे पास हो गया है। अब हम आरटी रह गया है, तो आरटी को हम देखते हैं यहाँ पे। तो देखें तो ये आर रिप्रेजेंट करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम को। तो अगर हम इसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम देखें तो इनके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरह का होगा? के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम काफ़ी ऑथेंटिकल होता है, काफ़ी वेल डेवलप्ड होता है, ठीक है ना। तो इनमें एक इनके अंदर एक्सटेंसिव ट्रैकियल सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ट्रैकिया के साथ आप बहुत ज़्यादा अच्छे से वाकिफ हैं, जिसको हम विंड पाइप भी कहते थे, ठीक है ना। तो जहाँ से एयर गुजरती थी उनके अंदर काफ़ी एक्सटेंसिव ट्रैकियल सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, जो मिलके बना होता है एयर ट्यूब से। इस एयर ट्यूब्स के जरिए गैसेस का एक्सचेंज आसानी से करवाया जा सकता है, ठीक है ना। उसके अलावा इनके अंदर ना एक स्ट्रक्चर होता है जिसको आप कहते हैं स्पाइरिकल्स। स्पाइरिकल्स इनके अंदर आपको देखने को मिलेंगे, स्पाइरिकल, ठीक है। तो स्पाइरिकल क्या है? स्पाइरिकल एक एक्सटर्नल ओपनिंग है, छोटी छोटी स्मॉल एक्सटर्नल ओपनिंग्स, ठीक है। ये कुछ एक्सटर्नल ओपनिंग्स हैं जो कि इंसेक्ट की बॉडी में देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये जाती हैं ट्रैकियल सिस्टम तक। द स्पाइरिकल्स गोज टू दी ट्रैकियल सिस्टम। ये इंसेक्ट की बॉडी के ऊपर स्मॉल ओपनिंग्स है, देखो ये है इसकी बॉडी, थोड़ा सा बना ही देते हैं, क्या सेगमेंटेड।
इसकी बॉडी के ऊपर ये छोटी छोटी सी अगर ओपनिंग होंगी, जिसको आप नाम दे दोगे स्पायरिकल का, ठीक है। ये स्पायरिकल जाती कहाँ तक है, ट्रैकियल सिस्टम तक। और ये क्या कहाँ पे करती हैं, ये रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये ऑक्सीजन को इंटर करवाती हैं बॉडी में, ठीक है। जो ट्रैकिया के अंदर ये ऑक्सीजन को लेकर आती है, ट्रैकियल सिस्टम ने नेक्स्ट ऑक्सीजन को भी ट्रांसफर करवाना है ब्लड तक, ठीक है, सॉरी हेमोलिम्फ तक, ठीक है ना। तो जो जो हमारे पास स्पायरिकल लेके जाएंगी बॉडी के अंदर, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल है ट्रैकियल सिस्टम तक ऑक्सीजन लेके जाने को। तो O2 ये लाएंगी अंदर को, और अंदर मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है रेस्पिरेशन से, उसको बॉडी से बाहर भी इन स्पायरिकल के जरिए ही निकाला जाता है, ठीक है। और ये क्या करवाती हैं, ये गैस एक्सचेंज करवाती हैं बॉडी के टिश्यूज फ्लूइड के साथ, ठीक है ना। तो ये रिस्पॉन्सिबल बेसिकली गैस एक्सचेंज तो यही करवा रही है, क्योंकि गैस अंदर भी यही लेके जा रही है और बाहर भी ये छोटी छोटी ओपनिंग्स लेके जा रही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेकंड हमारे पास से इनके पास बुक लंग्स भी होते हैं कुछ इंसेक्ट्स के पास। सम इंसेक्ट्स पोजेस बुक लंग्स। तो बुक लंग्स बेसिकली क्या है, बुक लंग्स एक थिन फ्लैट लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जिसको आप नाम देते हो लेमिला। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है ना, ये जस्ट अरेंज, इनकी अरेंजमेंट इस तरह होती है जिस तरह आप बुक की अरेंजमेंट करते हो, बुक के पेजेस की अरेंजमेंट करते हो, इसी तरह ही लीफ लाइक स्ट्रक्चर की अरेंजमेंट होती है, ठीक है। अब एयर जो होती है क्या करती है, देखो अंदर ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो कि बुक की तरह अरेंज है वो पड़े हुए हैं, ठीक है, इस तरह, ठीक है। मैं इसको ब्लू से कर देती हूँ मार्क, चलो, ठीक है। अब स्पाइरिकल्स यहाँ पे था, ठीक है, एयर जो है वो स्पाइरिकल से इंटर होती है, ठीक है, इन बुक लंग्स के ऊपर से मूव करती है और ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर डिफ्यूज करवा देती है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड इससे डिफ्यूज आउट हो जाता है और स्पाइरिकल से बाहर निकल आता है। तो ये काम है इन बुक लंग्स का आपके पास, ठीक है ना। तो ये बुक लंग्स ये वाला फंक्शन परफॉर्म करवाते हैं, क्लियर। अच्छा, उसके अलावा ना कुछ जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं जो पानी में रहते हैं, उनके पास गिल्स होती हैं जस्ट लाइक फिशेस। तो इन गिल्स के जरिए ये जो है वो अपनी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी से बाहर लेकर आते हैं और ऑक्सीजन को डिफ्यूज करवा लिया जाता है इस गिल के जरिए, ठीक है ना, क्लियर। अच्छा, अब हमारे पास आर भी हो गया है, अब इस टी की बात करते हैं। तो ये टी जो है वो आर रेस्पिरेटरी सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये टी को आप ट्रैकियल सिस्टम के साथ कर लो, ठीक है, ताकि आपको याद रह जाए। एक्सो, एक्सोट, एक्सो, एक्सोस्केलेटन आर रेस्पिरेटरी सिस्टम, टी ट्रैकियल सिस्टम, ठीक है, ताकि आपको ट्रैकियल सिस्टम से फिर आपको गिल्स भी याद रहेंगी, ठीक है, बुक लंग्स भी याद रहेंगे, ठीक है, और स्पाइरिकल्स भी याद रहेंगे, क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इनके अंदर जो कोर्स रह गया है, CORC। तो सी रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम को, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरह का होगा, C फॉर सर्कुलेटरी सिस्टम, O फॉर ओपन। इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है, मैंने पहले स्टार्टिंग में भी बता दिया था। तो इनके अंदर ब्लड जो है वो ब्लड जो जिसको आप नाम दे रहे हो, एनदर नेम है उसका हमारे पास हेमोलिम्फ, ठीक है, जिसका ब्लड ही होता है कलरलेस ब्लड, ठीक है। तो ये जो ब्लड होगा इनका, इसको हेमोलिम्फ का नाम देते हो। ये ब्लड जो है ये इसके टिश्यूज के ऊपर ही आके जो है वो सर्कुलेट करता है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक प्रिमिटिव हार्ट होगा, ठीक है ना, इनके अंदर एक प्रिमिटिव हार्ट होता है इस तरह का। इस प्रिमिटिव हार्ट का काम क्या है कि इन्होंने इसने पंप करना है जो हमारे पास ब्लड होगा उसको, जो हीमोलिम्फ है इसको आउट, और यहीं से ही इसको फिर इन करवा लिया रहता है पंपिंग से, ठीक है ना। तो यहाँ से जो होता है ये डोर्सली ये प्रेजेंट होता है डोर्सल साइड पे, बॉडी के ऊपर वाली साइड पे प्रिमिटिव हार्ट होगा। और इसके अंदर जो ब्लड जो होगा वो उसके पास कोई किसी भी किस्म का कलर नहीं होगा, मतलब इसके पास किसी भी किस्म की हेमोग्लोबिन नहीं होगी, ठीक है ना, हेमोग्लोबिन भी इनके पास नहीं होती है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, C फॉर सर्कुलेटरी सिस्टम, O फॉर ओपन, और R फॉर क्या है, R से रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, R से हम बात कर रहे हैं इसके अंदर मौजूद रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनके अंदर किस तरह का होता है,
तो अगर हम इनके अंदर इनके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इनमें जो है वो एक स्ट्रक्चर होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्ट्रक्चर ऑर्गन जो होगा वो होगा टेस्टिस, और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा ओवरी। टेस्टिस के अंदर क्या प्रोड्यूस होंगे, स्पर्म, ठीक है। ओवरी के अंदर क्या प्रोड्यूस होंगे, एग, ठीक है। तो स्पर्म और एग आपस में फ्यूज करेंगे, ठीक है। फ्यूजन के बाद जो एग है इसकी ये 2n में चला जाएगा, ठीक है। जाइगोट, जाइगोट चला जाएगा लार्वा में, लार्वा जाएगा प्यूपा में, प्यूपा चला जाएगा अडल्ट में, और उसके बाद इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस होगी और ये क्या बना देगा, एक इंसेक्ट के अंदर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर दी है, ठीक है। और R4 क्या था, R से रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और S से क्या है, S से आपने की बना लेनी है सेपरेट सेक्सिस की, कि इनकी जो सेक्सेस होती हैं वो सेपरेट होती हैं, इनके अंदर एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल नहीं होगा। जिस तरह के हम पीछे देख रहे थे जो बाइसेक्सुअल केसेस थे, इसमें हमेशा ही सेपरेट सेक्सेस होंगी, मतलब कि मेल अलग होगा फीमेल अलग होगी, ठीक है। क्लियर? तो लगी है इसकी समझ, तो आई होप सो कि आपको फाइलम आर्थ्रोपोडा की समझ लगी होगी। इसके बाद इसकी जो क्लासिफिकेशन है नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको इसमें किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन तो कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।